भाई हरियाणा में चुनावी बिगुल जो है बज चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि 12 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की जो समय सीमा थी वो भी समाप्त हो चुकी है। और अब तो जो है जितने भी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है वो अब गांव दर गांव जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोहाना विधानसभा से आजाद प्रत्याशी हर्ष शिकारा जी। बातचीत कर लेते हैं नामांकन भरने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। तो हर्ष भाई सबसे पहले राम राम और बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब सबसे पहले बात करें, नामांकन आपने अपना भर लिया और नामांकन भरने से पहले काफी कयास लगाए जा रहे थे कि भाई हो सकता है हर्ष शिकारा को कांग्रेस पार्टी से जो है टिकट मिल सकती है। अनेकों अनुमान जो है जनता की तरफ से और आपके साथियों के द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन आजाद तौर पर आपने प्रत्याशी आप मैदान में उतरे हैं, नामांकन दाखिल किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? और जो ये एक उम्मीद थी जनता की कि भाई कांग्रेस से टिकट मिलेगी, कहाँ कमी रही? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है महसूस अच्छा हो रहा है क्योंकि चुनाव बड़ा अच्छा बना हुआ है। शायद जो टिकट के ऊपर जो प्यार नहीं मिलता वो आज़ादी में मिल रहा है, सब बड़े खुश हैं। और हरियाणा के अंदर माहौल ऐसा हो रहा है, हर सीट से कोई ना कोई आज़ाद प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है। यानी कि मेरा मानना ये अब की बार आज़ाद प्रत्याशी का सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल रहेगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे मजबूत साथी हैं मेरे आसपास की, बता दूं, अगर गन्नौर की बात करेंगे देवेंद्र कात्यायन है, एक मजबूत सितारा है, मजबूत भाई है, युवा चेहरा है। साथ में अपने ताऊ जी हैं डॉक्टर कपूर नरवाल जी बड़ौदा से, वो भी आज़ाद हैं। गोहाना से हर्ष शिकारा हो गए, स्वयं हम, बहादुरगढ़ से राजेश जून जी हो गए। यानी कि आसपास की जो सीटें, आसपास का जो माहौल है, हर एक जगह से अगर आप देखोगे जो आज़ाद प्रत्याशी हैं, रमेश दलाल जी हैं आज़ाद प्रत्याशी, वे काफ़ी मेहनती भी हैं, संघर्षशील भी हैं। और उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली। टिकट ना मिलने का कारण ये रहता है कि टिकट मिलने वाले को, यानी कि पार्टियां जो होती हैं वो आपकी मेहनत नहीं देखती, वो आपका संघर्ष नहीं देखती। एक तो वो आपकी जेब के अंदर देखती है, आपकी जेब कितनी मोटी है, कितना वजन कितना है जेब में। दूसरी चीज आपको वो ये देखती हैं कि आप नेताजी के घर गुलामी कैसे करते हो, उनके तलवे चाटने में एक्सपर्ट हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपका टिकट में कहीं नंबर नहीं होगा। ये काम हमारे बस के नहीं है, इसीलिए टिकट कट गई। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे हमने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे, आज के प्रोग्राम की भी अगर हम बात करें तो जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उससे भी जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेम मिल रहा है। लगभग 7,000 मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे आज उन्होंने आपका समर्थन किया है। तो मुस्लिम समाज की तरफ से और जो हमारे हिंदू समाज है उसकी तरफ से आपको कितनी ज़्यादा ताकत मिल रही है? क्योंकि मुस्लिम भी जो है आपके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपको हिंदुओं से भी जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ज़्यादा प्यार देते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। इंसानियत के नाते जहाँ भी जाते हैं, हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर हमारे को प्यार मिलता है। हमारे लिए बड़ी चीज़ इंसानियत। ये आंकड़े हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते कि मुस्लिमों से प्यार मिल रहा है या हिंदुओं से प्यार मिल रहा है। हमारे लिए सब एक समान है और सभी अपने बेटे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ये मेरा कहीं ना कहीं सौभाग्य है जो आज मुस्लिमों ने मेरे को समर्थन दिया है। यानी कि हर कौम, हर जगह, हर गांव समर्थन देता रहा है। जिस गांव के अंदर जाते हैं जो चौपाल होती हैं वे चौपालें छोटी पड़ जाती हैं, आदमी ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ही आदमी चौपाल के अंदर होते हैं, इतने ही आदमी चौपाल के बाहर होते हैं। ये प्यार हर गांव के अंदर मिल रहा है। ये प्यार शायद हर्ष शिकारा को नहीं, उसके किए हुए कामों को, उसके संघर्ष को मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, बात करें आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे? महिलाओं के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों के लिए क्या मुद्दे हैं और युवाओं के लिए खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस तरह चुनावी मैदान में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे? सबसे मेन मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल। उसके बाद होता है जो यूथ है, यूथ के लिए, यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रोजगार की। उसमें लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। उसके बाद आता है हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर खासकर किसानी वर्ग कर्जे में डूबा हुआ है, गरीब वर्ग कब कर्जे में डूबा हुआ है, दलित वर्ग कर्जे में डूबा हुआ है। जो कर्जवान जो जितने भी इंसान हैं, हल्के के अंदर गोहाना विधानसभा से अगर हम चुने जाते हैं, एक भी इंसान को कर्जा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी इंसान को अपने जो गोहाना विधानसभा इसको कर्जा मुक्त बना देंगे, किसी की जेब से 1 रुपया नहीं लगने देंगे। उन चीज़ों पे हमने बहुत सारा काम किया। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं इन्हीं चीज़ों से। यानी कि हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती जो टेक्निकल होती, लोगों को नहीं पता होता। जैसे आपने किस्तों पर गाड़ी ले ली, लोन पे गाड़ी है आपकी,
आप किस्त भरते होंगे, किस्त नहीं भरते होंगे तो बैंक वाले आपको परेशान करने लग जाएंगे। वो काम हम नहीं होने देंगे। बैंक से जितना मर्जी लोन ले लो, 1 रुपया नहीं भरने देंगे। उस तरीके का हमें पता है। बिजली का बिल माफ करवाने की जरूरत ही नहीं, आपके पास टेक्निक होती है, आप भरो ही मत। गारंटी देता हूं, ना ही कोई मीटर पाड़ के ले जाएगा, ना ही आपको कोई परेशान करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, उन बारीकी की चीजों को सीख लोगे। जब आपको धरातल के ऊपर लड़ने का पता लग जाएगा ना, तो आप अपनी हर चीज को अपने आप मैनेज कर लोगे। छोटी छोटी टेक्निक होती है। इसके बाद होती है जो ग्रामीण जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, पंचायती जमीनें हैं, चौपाल की जमीन, स्कूल की जमीन, श्यामलाती जमीन, जो गोचारण भूमि की जमीन, वे सारी की सारी जमीनें सितंबर के 2021 से 22 के अंदर मोदी पीएमओ की तरफ से हर गांव के अंदर एक लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर के अनुसार जितनी भी श्यामलात जमीन है, हर सरपंच को उसका आंकड़ा देना पड़ा है। वो जमीन ऑटोमेटिकली सरकार के नाम हो चुकी है, यानी कि वो जमीन प्राइवेट कर दी, वो जमीन हमारी नहीं रही है। जिस दिन से वो मॉल गोदाम बनाने शुरू करेंगे तब ये पता लगेगा गांव का जोड़ नहीं रहा, स्कूल नहीं रहा, सब कुछ सरकार ने ले लिया। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, 1 इंच भी जमीन मेरे गोवाना हल्के की किसी की जाने नहीं दूंगा। सरकार के साथ लड़के उस जमीन को वापस आजाद करा दूंगा। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है भाई कि जो एक एमएलए की पावर होती है, जो ताकत एमएलए की होती है, वो आप बिल्कुल हथेली पे जनता के सामने स्पष्ट कर देंगे कि भाई एक एमएलए जो है क्या कर सकता है और क्या एक एमएलए की पावर होती है। सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान के अंदर मानी जाती है जुडिशियल कोर्ट। जज बहुत बड़ी पावर होता है ना, उससे भी बड़ी एक पावर है चौपाल हमारी। चौपाल के अंदर जो फैसला हमारे बुजुर्ग कर देते थे, चौपाल के अंदर जो फैसला हमारे बुजुर्ग ले लेते थे, उसको काटने वाली कोई जुडिशियल भी नहीं थी। वापिस हमें वहीं आना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, युवा, वे कोर्टों के अंदर जाते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई किसी चीज को लेके वाद विवाद हो जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा नष्ट हो रहा है आजकल के यूथ का, युवाओं का। उस मामले को हम ग्रामीण स्तर पर, चौपाल के स्तर पर ही निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि बेफालतू में आपस में बैरकशी ना हो, बेफालतू में आपस में दुश्मनाई ना हो, बेफालतू में बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो, उन पे छोटे मोटे मुकदमे ना लगे। बिल्कुल, ये चीजें हम भी देख रहे हैं। समाज में जो पारिवारिक मामले होते थे, जो पंचायतें सुलझाया करती थी, वो आज छोटी छोटी बात जो पारिवारिक होती है वो कोर्ट कचहरियों में पहुंच जाती है और फिर उसका इतना बड़ा इशू हो जाता है कि भाई मार काट पे जो है एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई भी, हत्या तक बात पहुंच जाती है। उसके साथ साथ में आदमी भी चला जाता है, उसके साथ में जो दूसरा मारने वाला होता है वो जेल काटता है, उसकी घर धरती जमीन भी नीलाम हो जाती है। सारी उम्र का, क्योंकि सारी की सारी उम्र काले कोट वाले या फिर कोर्ट कचहरियों के अंदर जो भी होते हैं, सबको एक पगार चाहिए। सब की जेब में 1 लाख 2 लाख 5 लाख आजकल छोटी मोटी रिश्वत हो रही है। सब उस रिश्वत को बांट लेते, एक गरीब का घर लुट जाता। उसको लुटने से बचाने के लिए जो हमारा समाज, समाज के अंदर जो रीति रिवाजें होती थी, पंचायत, पंच, परमेश्वर, उन चीजों को वापस दोबारा से जीवित करना है। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे पिछले इंटरव्यू में जब हमने आपसे बातचीत की थी तो हमने बात की थी भाई खर्चा कैसे कर रहे हो आप, तो आपने एक बात कही थी कि भाई जो मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग हैं या जो मेरे साथी हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं वो सभी खर्चा उठा रहे हैं। लेकिन हमने जब आपकी सोशल मीडिया को खंगाला तो उसमें हमने देखा कि जो गांव में आप जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे जो धनराशि से आपको सम्मानित किया जाता है वो आप लौटा देते हो। तो फिर खर्चा अब कहाँ से लग रहा है, क्योंकि आप वो राशि तो वापस गांव के कार्यों में लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई ये आप रखो और जब जीत जाए या फिर गांव का कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें आप ये पैसे लगा देना मेरे को देने की बजाय। पहले के नेता मंत्री राजनीति कैसे करते थे, जैसे कि मैं आपके घर में, सपोज करो आपके घर में आ गया और आपको मेरा स्वागत करना है, आपने 21,000 रुपए से मेरी माला डाल दी, तो मैं आपका धन्यवाद करता था। धन्यवाद करके आपके कान में ये बोलता था, जब भी आपका लड़का, अगर मैं सरकार में आया, मैं विधायक बना, आपका जो भी लड़का उसको सरकारी नौकरी लगवाऊंगा। ये होती थी जुमलेबाजी। अब साथ वाले ने डाल दी 51,000 की माला, उसके कान में भी मैंने सेम बात बोली, इसने 21 की डाली तो 51 की डाली, तेरे छोरे न पक्का लगवाऊंगा। तो उस चीज से होड़ लग जाती थी एक दूसरे को देख के। उससे अगला लाख रुपए देता था, उससे अगला और ज्यादा देता था। चाहे उनके घर की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन वे अपनी जेब से नेता के मान सम्मान में कमी इसलिए नहीं छोड़ते थे ताकि नेताजी अगर विधायक बन गया, बनने के बाद वो आपके बच्चों को रोजगार देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो चुनाव हारे या जीते, वो अपना कैश नगद इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके उन पैसों का बोरा भर के अपने घर में जमा कर देते थे। वो चुनाव हार जाते थे तो उसके पास मामूली हा बहाना होता था, मेरी तो सरकार नहीं आई वरना पक्का नौकरी लगवाता। अगर उनके पास
वे जीत जाते, जीतने के बाद उनके पास उनकी सिक्योरिटी के लिए 4-5 उनको पुलिस वाले मिल जाते हैं, गेट के ऊपर 2-4 कुत्ते बांध देते हैं, 2 रुपए का उनका अच्छा जुगाड़ हो जाता। जो माला डालने वाले हैं उनको गेट पे ही रोक लेते, अंदर तक नहीं जाने देते। तो कहने का जो तात्पर्य है, उन चीजों को जो हमारे अपनों को लूटते थे, अगर हम भी पैसे लेने लगे, उनमें और हमारे में फर्क क्या रहेगा। इसलिए मेरे को जिसने जो भी पैसा दिया, हाथ जोड़ के मैंने वो तो उनको वापस लौटा दिया। मेरे को पैसा नहीं चाहता, आप लोग अपने पास रखो। अब बात आती है आपका खर्चा कैसे चल रहा है। खर्चे की बात आती है, अभी हमने नामांकन दर्ज करवाया, उसके अंदर 10 या 1000 गाड़ियों का काफिला था। एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसके अंदर हमने तेल डलवाना पड़ा हो, या एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो हमने मोल या किराए पर करनी पड़ी हो। सब आप अपने पैसों से लेके आए थे, आप अपनी गाड़ियों में तेल डलवाया था। हमारा नामांकन का प्रोग्राम 0 रुपये में निपटा, यानी कि फ्री में, मुफ्त में। जितने पोस्टर बैनर होते हैं सब अपने पैसे से स्वयं छपवा लेते हैं, स्वयं गांव-गांव लगवा देते हैं। हमारी टीम काफी स्ट्रोंग है। तो हाल फिलहाल हमारे को अगर किसी चीज पे खर्चा करना पड़ता अपनी गाड़ी में तेल डलवाने का, उससे अलग जो आते हैं उनकी चाय पानी का।